गुड इवनिंग सर। गुड 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 इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओह, कुछ प्रॉब्लम दिया था, हुआ क्या? तो सर्कुलर मोशन पार्ट हाँ सर, हो थ्री। गया था। आपका? जी। हाँ, आज क्वेश्चन, पार्ट 3। हाँ, सर्कुलर कुछ मोशन जी सर। प्रॉब्लम दिया था करने के लिए। हाँ, वो स्टूडेंट अब लोग कुछ लोगों को ने तो कहाँ किया है। कि ये प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो तो वही प्रॉब्लम से तो शुरू करेंगे। हाँ, जी। उस प्रॉब्लम से ही यस शुरू सर। कर स्टार्ट करेंगे। तो हाँ 6 प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया। तो वो सबसे पहले करेंगे। सर्कुलर मोशन का। फिर यस सर। हाँ, फिर रोटेशन, फिर सेंटर ऑफ मास में चला जाएंगे। जी। तो स्टार्ट करें अभी। यस सर, प्लीज स्टार्ट। हाँ हाँ, प्रॉब्लम नंबर 8 लास्ट में किया था। तो 9 से होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 9, इसमें क्या दिया? ये ब्लॉक का मास है is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and block is mu. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. Okay. ठीक है. What can the maximum speed be for which the block does not slip if the angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at an angular acceleration alpha? At what speed will the block slip? ये भार्मा का प्रॉब्लम है। हाँ, भार्मा सर का। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। तो चलो करते हैं। तो दिया है कि एक ऐसा ये एक रूलर है, ठीक है। इसको किसी ने घुमा रहा है इस तरह, ठीक है। तो पूछा है, इधर एक ब्लॉक को प्लेस किया, तो पूछा है मैक्सिमम कितना जोर से मैं घुमा सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम सूडो फोर्स लेके भी कर सकता हूँ, रियल फोर्स लेके भी कर सकता हूँ। तो आज मैं इसको सूडो फोर्स से करता हूँ। हाँ, तो इस तरह एक सूडो फोर्स होगा mv²/r। इधर एल है लेंथ, तो ये है सूडो फोर्स। ये एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इसको बैलेंस करेगा, तो mv²/l इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रिक्शन एफ। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा? म्यू एम जी, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये काम करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ये एन इक्वल टू एम जी बनेगा। तो म्यू एम जी, तो यहाँ से v का वैल्यू आता है v इक्वल टू एम एम कट गया, तो म्यू एल जी, म्यू एल जी, ठीक है ना। सॉरी, एल अरे, तो म्यू एल जी इसका रूट, ठीक है। तो ये तो लीनियर स्पीड है। इधर क्या पूछा? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच। तो ये मेरा आंसर मैंने दिया था μg/l, ये शायद ओमेगा होगा। हम्म तो m ओमेगा² l इक्वल टू म्यू एम जी, ऐसा लेने से
एम एम कट गया, ओमेगा आता है म्यू जी बाई एल। ये मैंने आंसर में दिया था, तो ये शायद ओमेगा का वैल्यू है। ये है स्पीड, डी का वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट पूछा, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड। अब एंगुलर स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूं, तो अगर एंगुलर स्पीड को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो इस तरफ एक सूडो फोर्स आ जाएगा, है ना। देखो, ये ब्लॉक को अगर एंगुलर स्पीड, इस तरफ स्पीड मैं बढ़ा रहा हूं, तो ये क्या होगा, इस तरफ इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा। तो वो अल्फा रहने से क्या होगा, ये इस तरफ स्पीड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस तरफ स्पीड बढ़ रहा है, तो और इस तरफ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से स्पीड करने की कोशिश करेगा। तो इधर काम कर रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एल, और देखो इस तरफ, तो इस तरफ ये स्पीड करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के ऊपर इस तरफ आ जाएगा, ये होगा, ये सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स तो रिजल्टेंट की बराबर होगा, तो इस तरफ आएगा। ये भी हम एक सूडो फोर्स ले लेता हूँ, इस तरफ देखो सूडो फोर्स एम ए इक्वल टू एम आर अल्फा, ठीक है ना। तो इस तरफ और इस तरफ अगर इसको हम एक्सीलरेट करेंगे, तो इस तरफ एम ए आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इसका ऊपर कितना आता है, रिजल्टेंट सूडो फोर्स, ठीक है ना, इस तरफ आता है, जिसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो सर हमें अल्फा के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ स्कीड करने की कोशिश करेगा, तो इस तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा, इस तरफ, और ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो फोर्स है, ये कैसे दिखाऊं, कोशिश करता हूँ। ये एक इस तरफ फोर्स है, मान लो एम ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है, और एक इस तरफ है। हाँ, ये जो इसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इसका लीनियर एक्सीलरेशन तो इस तरफ होगा ना, तो इस तरफ एक एम आर अल्फा फोर्स आ गया, ये दोनों को कौन रुकेगा, दोनों को रुकेगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो इस तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स। तो ये मान लो, बॉडी कहाँ से लाऊं, हाँ, ये एक इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है डी टू ओमेगा स्क्वायर एल, और एक इस तरफ एक्सीलरेशन है, तो इस तरफ होगा ना सूडो फोर्स। तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, हाँ, एक फोर्स इस तरफ एम ओमेगा स्क्वायर एल, और एक फोर्स इस तरफ एम आर अल्फा, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसको कौन रुकेगा, इसको रुकेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट को मैंने एफ से लिखता हूँ, और इस तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, यस सर। समझ में आया ना। और इसको हम आ, आ, अगर रियल फोर्स से करेंगे, तो वो छोड़ो, सूडो फोर्स से ये अच्छा होगा। तो एफ कितना होगा, एफ होगा रूट ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एल इसका स्क्वायर
प्लस एम आर अल्फा इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वल सर टू वो म्यू। आर भी एल ई के इक्वल होगा ना? हाँ बोलो। एम आर अल्फा में आर जो है वो एल ई आपने ले लिया ना? नहीं, हाँ हाँ, ये आर ए तो एल एल होगा, हाँ ये आर नहीं एल होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो एल है। हाँ, तो ये एल होगा, राइट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो ये गेम बाहर आ जाता है, तो आर इक्वल टू एल। हाँ, तो ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू म्यू एम जी। तो एक एम कट जाएगा। इसको रियल स्कोर से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम्म, तो हम्म, तो फिर एक, अच्छा क्या पूछा है, व्हाट स्पीड द ब्लॉक स्लीप, इसका मतलब है ओमेगा पूछा है, तो इसको हम स्क्वायर करते हैं। अच्छा, एल स्क्वायर तो बाहर आ जाता है, तो ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा टू द पावर 4 इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू म्यू जी बाई एल इसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर 1/4, ठीक है। इसको रियल फोर्स से करेंगे। नहीं सर, आ गया समझ में। हाँ, ये प्रॉब्लम के लिए सूडो फोर्स ही अच्छा होगा। पहले तो मैं रियल फोर्स को ही अच्छा लगता है मुझे, मैं रियल फोर्स से करता था। तो अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करता हूँ। ये देखो, प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें क्या है, पार्टिकल, ये इजी प्रॉब्लम है। पार्टिकल स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर। व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर के ऊपर से एक पार्टिकल यहाँ से गिरता है। छोटा सा पार्टिकल कहाँ मिलेगा, कुछ तो है नहीं मेरे पास छोटा सा पार्टिकल। अच्छा, तो ये गिरता है यहाँ से, जब ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है, तब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, यही पूछा है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हम्म, तो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या दिया है कि एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ से छोटा सा ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, ये स्टार्ट स्लाइडिंग। तो यहीं पर आते हुए इसका कांटेक्ट छूट जाता है। कांटेक्ट छूट जाता है मतलब नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है जीरो, ठीक है ना। तो ये तो है सेंटर। तो इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछा है, तो इसका देखो, एम जी तो इस तरफ काम करेगा, तो इस तरफ होगा। ये एंगल को अगर मैं थीटा ले लिया, तो ये होगा एम जी साइन थीटा, और इस तरफ आता है एम जी कॉस थीटा। थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। हाँ, इस तरह है। इधर पार्टिकल आ गया जब, तब इसका
इस तरफ आता है एम जी साइन थीटा, और इस तरफ आता है एम जी कॉस थीटा। दिस इज एम जी दिस एंगल थीटा, इसका मतलब ये एंगल थीटा। तो ये कितना नीचे आया कि यहाँ से इसका हाइट लॉस इतना हुआ है। हाँ, पहले इधर था फिर इधर चला गया, तो दिस इज स्मॉल एच। तो ये अगर आर है इसका रेडियस, तो ये होगा आर कॉस थीटा, और ये होगा तो एच इक्वल टू होगा आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर मान लो इसका स्पीड भी हो गया है। ठीक है, तो तो एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भी आ जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू 2 GH। ठीक है, इसका वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो आप देखो ये जो आ, इसका नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो गया क्योंकि कांटेक्ट छूट गया, इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो। तो एम जी कॉस थीटा इसको सप्लाई करेंगे नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है ना, और हम सूडो फोर्स भी ले सकते थे, इधर सूडो फोर्स नहीं लिया, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इधर एम एम कट गया, तो कॉस थीटा आता है वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्क्वायर तो होता है 2 GH बाई आर जी। तो कॉस थीटा आता है 2 GH, तो मतलब है 2G। एच का वैल्यू है ये आर इंटू 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर जी। तो ये कट गया, तो यहाँ से माइनस तो 3 cos थीटा इक्वल टू आ गया 2, सो cos थीटा आ गया 2/3। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 - 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 - 4, सो √5/3 आता है। अब इधर देखो टेंजेंशियल नेट फोर्स है एमजी साइन थीटा, इसको ये है एम इंटू ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल है जी साइन थीटा। ठीक है ना, तो ए टेंजेंशियल कितना आएगा, जी साइन थीटा, इसका मतलब है √5G/3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इजी प्रॉब्लम था। अब एक प्रॉब्लम है ये आ, ये प्रॉब्लम इतना टफ नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है, सिर्फ एक टाइप कवर करने के लिए मैंने इसको लिया। ये कॉनिकल पेंडुलम का है, इसको ए 1 kg बॉल इज सस्पेंडेड बाई ए 60 cm long string, keeping the string always taut. The ball describes a horizontal circle of radius 30 cm. Calculate the angular speed. ये है प्रॉब्लम नंबर 11। इसको पिक्चर कैसे होगा, ये होगा इसका पिक्चर। तो इसी सर्कल से घूम रहा है। ठीक है, तो इसका लेंथ है 60 cm। हाँ, बॉल का मास है 1 kg, एम इक्वल टू 1 kg। बॉल डिस्क्राइब से हॉरिजॉन्टल सर्कल और रेडियस 30 cm। ये दिया है 30 cm। इधर से देखो एम जी, हम इस तरफ ले सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये है टी, और ये टी कॉस थीटा। ठीक है ना, टी साइन थीटा इस तरफ काम कर रहा है,
हाँ दिखाओ, अच्छा इधर दिखा देता हूँ, टी साइन थीटा। तो अगर सूडोफोर दिखाऊंगा तो mv²/r उसको ये बैलेंस करता है, और नहीं तो ये सप्लाई करता है सेंटीमीटर फोर्स। तो अब पहले थीटा निकालते हैं। हाँ ये देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू 30/60 हो गया ना, हाफ। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा आ गया। तो आप ये टी साइन थीटा क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड। सो टी साइन थीटा इक्वल टू m², ये स्मॉल आर, हाँ टू स्मॉल आर, एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आ जाता है ω²/g। सो ओमेगा इक्वल टू g tan थीटा बाई r, g/r tan थीटा ए ω²। तो ओमेगा इक्वल टू आता है √ओवर, जी का वैल्यू पुट कर देते हैं, जी का वैल्यू 10, tan थीटा tan 30, सो 1/√3, और r दिया है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 इंटू √3, ये है ओमेगा। अच्छा इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकालता हूँ। हाँ आंसर नहीं आया, क्यों भाई? थीटा 30 डिग्री बाई g10 और r है 0.3। ये दोनों तो जी का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई r, r है 30, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाई इक्वल टू ना, तो 19 पॉइंट समथिंग आता है। इसका तो 3.45 होना चाहिए, और नहीं तो यही आंसर ही सही है। तो आंसर 4.38 आता है, ठीक है। आराधा तुमने इसको किया है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, ये इसका आंसर है। आराधा नहीं हो, या आयुष प्रॉब्लम को किया है? क्या सर? Sir, हाँ ये प्रॉब्लम किया है। sir, I have 11 done, sir. हाँ ये Yes, sir. सर ये हो गया था। ऐसा ही आया, मैंने जो आंसर लिख के रखा है। हाँ वो मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं वो मोबाइल का अंदर जो कैलकुलेटर है ना, उसमें बैकेड आ जाता है, जैसे कि दिखाता हूँ। इसी से कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी। ये मान लो कि tan 30, तो tan मैंने 30 लगा दिया, देखो इधर एक बैकेट आ रहा है, इस बैकेट को क्लोज नहीं करोगे तो ये tan 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ऐसा मान लो, ऐसा किया, इतना आंसर आया। और नहीं तो मैं अगर tan 30 डिवाइडेड बाई 2 लिख दूं, तो ये देखो tan ऑफ 15 डिग्री हो गया। तो ऐसा इसमें कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, 4.8 ऐसा ही कुछ आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो पहले जो आंसर आया था शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था। आया आंसर, हाँ ये सही है। हाँ तो जो आंसर मैंने भेज दिया था वो शायद सही नहीं है, ठीक है चलो। अच्छा ये तो तीनों प्रॉब्लम, ये सब इजी प्रॉब्लम था। एक ही प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा, ये जो साइकिल वाला प्रॉब्लम, ओ ये तो लास्ट वाला प्रॉब्लम 14 वाला,
अब 3 प्रॉब्लम बाकी है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, a body of mass 1 kg is held in a vertical circle of radius 1 meter with constant mechanical energy। vertical circle में घुमा रहा, तो एक स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड स्पीड ऑफ द बॉडी, हाँ, एट लोएस्ट पॉइंट व्हेन इट मेक्स 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। ये दोनों स्पीड पूछा है, तो इसमें फॉर्मूला लगाकर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग का पास जो फॉर्मूला है वो तो वर्टिकल पॉइंट में मिनिमम स्पीड का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये जो हाईएस्ट पॉइंट में अगर मिनिमम स्पीड लेकर चलेंगे तो क्या होगा, तो ये अच्छा, ये जब इधर, तो ये मानता हूँ ये भी और ये C है। तो वेलोसिटी एट ए दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, मास दिया है 1 kg, मास का तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जो L इसका रेडियस है, L दिया है 1 मीटर। तो आप पूछा है इसका स्पीड, अच्छा टेंशन पूछा है एंड स्पीड, दो चीज। अच्छा इधर देखो स्पीड है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ जब इधर आएगा स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू इधर एम जी इंटू 2L, ये पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर, ऐसा है। तो एम तो कट जाएगा, तो वी बी स्क्वायर आता है, इधर एक 2 से मल्टीप्लाई होगा, जी इंटू 4L प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो 10 ये है 4 प्लस वी स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 40 से 65 आता है। तो वी वी इक्वल टू रूट ओवर 65, तो 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो ये राफली 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया बी पॉइंट में वेलोसिटी। अब टेंशन, इस तरफ अगर टेंशन है टी बी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी कम करेगा, तो टी बी माइनस एम जी, ये होगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो ये इसका सप्लाई करेगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर फोर्स को। तो टी बी इक्वल टू एम जी, एम था 1 kg, तो 1 इंटू 10 प्लस 1 बाई एम बी 1 इंटू वी बी स्क्वायर था 65, सो 75 न्यूटन। ये दोनों आंसर आ गया, ठीक है ना। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है टेंशन वाला। आप पूछा है जब ये 60 डिग्री होगा तब इसका वेलोसिटी कितना, अच्छा इस तरफ ये 60 होने से ये एंगल भी 60 है, तो इस तरफ होगा एम जी कॉस 60, ठीक है। और क्या होगा, इस तरफ टेंशन भी होगा, इस तरफ टी सी टेंशन, और इस तरफ होगा एम जी साइन 60, तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ से जब इधर आया तो इसका ये हाइट कितना कम हो गया, ये हो गया ना, तो दिस इज एल, अच्छा ये होगा एल कॉस 60, एल कॉस 60, तो ये होगा एल माइनस एल कॉस 60, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी एस स्क्वायर प्लस एम जी
एल इंटू 1 माइनस कॉस 60। ठीक है, तो m तो कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 जी एल 1 माइनस हाफ। तो वी स्क्वायर इंटू 20 into 1 into half, so 10, that is 35 न्यूटन। 35 ही आता है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये तो फोर्स नहीं है। तो वी सी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 35, तो रफली 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर से सही वैल्यू निकालना, मैंने तो ऐसा लिख दिया, ये हो गया आंसर। अच्छा, अब टेंशन देखो, टेंशन तो है टीसी प्लस एम जी cos 60, हाँ, इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल। तो टीसी आ जाएगा एम 1 वी सी स्क्वायर है 35, एल है 1, तो माइनस एम जी बाई 2, एम है 1 वी 10 cos 60 हाफ, दैट इज 30 न्यूटन। ठीक है ना, ये इजी प्रॉब्लम था। अच्छा चलो, इसके बाद एक भार्मा का प्रॉब्लम है, देखने में टफ लेकिन इजी, तो वो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, सॉरी, पेज नंबर। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये भार्मा सर का किताब का प्रॉब्लम है। तो ये है ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्फेस of radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu. The block is given an initial speed v naught as a function of speed v. Write normal force by the block on the wall, और ये the frictional force by the wall on the block and the tangential acceleration of the block. अच्छा, ये शायद सी वाला पार्ट था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और डी में है इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टू फाइंड द स्पीड आफ्टर 1 रेवोल्यूशन। तो प्रॉब्लम को मैं पिक्चर बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा, पानी चाहिए, पानी। तो ये है एक्चुअली, वाला ऐसे चला गया, तो ये ब्लॉक इधर रेस्ट करता है, हाँ, और इसको सर एक सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, सिलिंड्रिकल लेने से अच्छा होगा। ये सब दिखा है सिलिंड्रिकल। अच्छा, तो ये ब्लॉक इधर है, हाँ, ये एकदम वॉल के ऊपर। तो ये जब घूमेगा तो क्या होगा, ये घूमता है ऐसा, तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ इसका ऊपर सूडो फोर्स कम करेगा, तो जो जो फोर्स है वो वॉल के ऊपर लगा है, ठीक है ना। तो एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड वी राइट नॉर्मल फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन द वॉल। ये मेरा लिखने का टाइम में उल्टा हो गया, बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक ऐसा था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इसका ऊपर एक फोर्स लगाएगा, हाँ, ये होगा एम स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। इसके ऊपर जो सूडो फोर्स वही तो लगाएगा, तो ये वॉल इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि इधर तो कोई फोर्स नहीं है, तो ये हो गया
नॉर्मल फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन द वॉल। तो एक आंसर है mv²/r। ठीक है। आप पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। ये देखो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ घूम रहा है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है। तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरफ काम करेगा, जिस तरफ जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो बी में क्या आएगा, तो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो म्यू v²/r। ठीक है। और एम था म्यू एम v²/r। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। आप पूछा है नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, एक्सीलरेशन ये तो देखो इस तरफ भी स्पीड से जा रहा है, इस तरफ भी स्पीड लेकर जा रहा है सर्किल में, तो फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, तो इधर एक्सीलरेशन होगा -1/m। ऐसा है ना, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन एक्सीलरेट नहीं, ये डी एक्सीलरेट करता है, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो μv²/r ये हो जाएगा -μv²/r। आप पूछा है कि इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन dvdt to obtain the speed of the block after one revolution। तो ये बी पार्ट में मैंने दे दिया ये क्वेश्चन, सी तो दिया नहीं। तो अच्छा, डी पार्ट में पूछा है कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है, तो dvdt इक्वल्स टू -μv²/r। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dv/ds इंटू ds/dt इक्वल टू -μv²/r। ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यहाँ से v कट गया। ठीक है। तो dv/v इक्वल्स टू -μ/r, एक ds आ गया। अब देखो इस कितना होगा, 1 रेवोल्यूशन में 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी था v0, तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब डिस्प्लेसमेंट हो गया है s, तब इसका वेलोसिटी हो गया है v। ठीक है। तो हाँ, टू ऑब्टेन द स्पीड, ओ अच्छा स्पीड ई को निकालना है, तो इसका तो होगा ln का मतलब लॉग टू द सी v/v0। हाँ, इक्वल्स टू -μ/r, और इसके इंटीग्रेट करेंगे तो एस आ जाएगा। तो इसके जगह हम लोग 2πr पुट कर देते हैं, 2πr/r। तो r कट गया, तो इसका मतलब है v/v0 इक्वल टू e⁻²πμ। तो v आ गया v0 इंटू e⁻²πμ। ठीक है। ये हो गया आंसर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। हाँ चलो। अच्छा, ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये वेस्ट बंगाल का एक किताब है दत्तोपाल, उस मेरे हिसाब से ये कुछ कुछ जगह वो हनुमान से बेटर बेटर है, बहुत अच्छा किताब है। तो उसी का एक हार्डर प्रॉब्लम है ये। तो आप क्या कहा, एक साइक्लिस्ट negotiates a curve of 25 meter radius on a road which is backed at an angle of 13 degree to the horizontal if the coefficient of friction between the road and tire is 0.6
Determine the greatest speed at which the cyclist can negotiate the car without speeding and his inclination to the vertical at this speed. ये दोनों चीज पूछा है। एक बैंक्ड रोड में साइकिल जा रहा है, साइकिल तो हिल सकता है, गाड़ी जब जाएगा गाड़ी तो हिलेगा नहीं, लेकिन साइकिल हिल सकता है। तो यही इसका एक ही प्रॉब्लम मिला कि इंक्लाइंड सरफेस में कोई साइकिल हिल रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम और किसी किताब में मैंने तो नहीं देखा। और वेस्ट बंगाल का किताब ये जो लोग सेंगेज वाला जो बनाते हैं ना, वेस्ट बंगाल का किताब को नजरअंदाज करते हैं, देखते नहीं। लेकिन दत्तोपाल वो बारमा से 20 साल पहले का किताब है, बहुत बढ़िया किताब। अच्छा, तो ये है एक रोड, इस तरफ कार्व है, ठीक है। तो ये एंगल है 13 डिग्री, 13 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है नॉर्मल रिएक्शन, और गाड़ी जब साइकिल बहुत जोर से जाएगा तो इस तरफ स्पीड करने की कोशिश करेगा। तो मैं साइकिल को बाद में दिखाऊं, ठीक है ना। तो पहले तो प्रॉब्लम कर लेता हूँ। ये है ए बी है 13 डिग्री, तो ये साइकिल का वेट मैं इधर से दिखाता हूँ। ये एक्चुअली ये है नॉर्मल रिएक्शन, ए एंगल भी 13 डिग्री है, ए भी 13 डिग्री ये है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा, गाड़ी तो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये आ जाएगा एक कॉस थीटा, सॉरी एक कॉस 13 डिग्री, और ये जो एन साइन 13 डिग्री, ये दोनों। अच्छा, इधर मैंने एम जी को इधर ही दिखा दिया। अब साइकिल क्या करेगा, साइकिल का पोजीशन ऐसे कुछ होगा। हाँ, ये जो साइकिल ऐसा कुछ होगा, इसका ये टायर ऐसे होगा। हाँ, तो ये होगा, ऐसे साइकिल जा रहा है। देखो ये तो इस तरफ स्पीड करने की कोशिश करेगा ना, तो ये एंगल भी पूछा है, टोटल एंगल पूछा है, इसको मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। तो साइकिल और थोड़ा सा बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो गया स्पीड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये साइकिल नॉर्मल रहता है तो कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो अगर इस तरफ हिलेगा तो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा टायर, तो फ्रिक्शन इस तरफ आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस, ओके। तो ये है एन कॉस 13। तो एन कॉस 13 एम जी को संभालेगा, और ये हाँ इधर एक एम जी है, और ये फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट भी है एफ साइन 13। तो पहले हम स्पीड को निकालते हैं, एन साइन 13 डिग्री प्लस एफ कॉस 13 डिग्री इक्वल टू इसका जो स्पीड है एम जी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आर दिया है 25 मीटर, हाँ, और तो कुछ दिया नहीं। हाँ, म्यू दिया है 0.6। तो ये एन साइन 13 प्लस एफ का मतलब है म्यू, म्यू एन, सो 0.6 एन कॉस 13 इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से एन को कॉमन ले लिया, साइन 13 डिग्री प्लस 0.6 कॉस 13 डिग्री, ये हो गया एम स्क्वायर बाई आर। अब देखो इस तरफ एन कॉस 13 है जो इस दोनों फोर्स को बैलेंस करेगा। तो एन कॉस 13 इक्वल टू एफ साइन 13 डिग्री प्लस एम बी।
तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, एफ की जगह 0.6 एन पुट करेंगे, तो एन कॉमन ले लिया, cos 13 डिग्री माइनस 0.6 साइन 13 डिग्री आ गया इक्वल टू एम बी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ओ एम कट जाएगा, वी स्क्वायर भी आर भी आ जाएगा और एन भी कट जाएगा, तो इसको हम इसी से डिवाइड करते हैं। तो साइन 13 डिग्री प्लस 0.6 cos 13 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 13 डिग्री माइनस 0.6 साइन 13 डिग्री इक्वल्स टू आता है वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इसका वैल्यू आएगा, भी तो हम निकालेंगे, आर है 25 और जी है 10, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 250 इंटू, इसका वैल्यू हम निकालते हैं कैलकुलेटर से, प्लस 0.6 cos 13, हाँ कुछ आया, इसको हम डिवाइड करते हैं, cos 13 माइनस 0.6 sin 13, इसी से इसका वैल्यू आता है 0.96, 0.96। तो v होता है इसका रूट इंटू 250 करें, इसका रूट करेंगे तो आता है 15.53, 15.53, ये है मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15.53 इंटू 18/5, so इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, ये आता है 55.9, हाँ आता है 55.9 किलोमीटर पर आवर। मैंने जो आंसर दिया था वो 55.33 दिया था, वो शायद 9.8 लिया, जी का वैल्यू इसलिए हो सकता है। तो ये आ गया भी का वैल्यू इतना, तो ये एक आंसर है। आप जो पूछा है कि ये कितना हिलेगा साइकिल, हाँ इसके लिए हम लोग को मोमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स, इसका कॉन्सेप्ट चाहिए, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। हाँ तो मान लो कि एक बॉडी ऐसा है, एक बॉडी ये इस एक्सिस से घूम सकता है, इसको पिवोटेड एट दिस पॉइंट, इधर मैंने फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, तो कितना इजीली घूमेंगे ये डिपेंड करता है ये फोर्स का जो डिस्टेंस है। हाँ ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये है आर, ये कितना इजीली घूमेगा ये डिपेंड करता है एफ एंड आर के ऊपर, ठीक है ना। एफ बढ़ने से इजीली घूमेगा, आर बढ़ने से भी इजीली घूमेगा। हाँ एक चीज को घुमाना है, मान लो कि इसको हम घुमाना चाहेंगे, तो इधर फोर्स लगाएगा तो इजीली घूमेगा, जितना डिस्टेंस दूर में फोर्स लगाएगा इजीली घूमेगा, और जितना फोर्स लगाएगा उतना इजीली। तो ये डिस्टेंस, ये दरवाजा का हैंडल एंड में लगा था है, हाँ अगर इधर लगाया तो बहुत फोर्स देना पड़ेगा। तो जितना डिस्टेंस और ये फोर्स, ये दोनों का ऊपर डिपेंड करता है कितना इजीली एक बॉडी घूमेगा। ये जो एफ सर इंटू ये आर है, टॉर्क जैसा हो गया, हाँ हेलो, ये टॉर्क जैसा हो गया सर। हाँ टॉर्क ही है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स का और एक नाम है टॉर्क, हाँ ये तो टॉर्क ही है। तो एफ इंटू फोर्स इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो ये इस प्रॉब्लम में एंगल नहीं आएगा अगर हम टॉर्क नहीं लेंगे तो उसके लिए मैं और एक पिक्चर बनाता हूँ। ये इतना कुछ आ जाता है ना इसमें कि ये, अच्छा ये पेज नंबर होगा। तो ये साइकिल, अच्छा नॉर्मली तो इस तरह है, बहुत बड़ा कर दिखाया। साइकिल साइकिल ये इस एंगल में साइकिल है ना, ये साइकिल ऐसा है, ठीक है। तो और एक फोर्स की जरूरत पड़ेगा जो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो इधर पे फ्रिक्शनल फोर्स है और ये है नॉर्मल रिएक्शन, और मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है। हाँ, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ये साइकिल भी है इसका ऊपर, तो मैंने इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिया, ठीक है। इसी से इधर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इधर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट के बजाय, अच्छा ये लेंथ को मैं एल ले लिया, तो अगर ये एंगल है थीटा, तो थीटा तो ये होगा एल कॉस थीटा, ठीक है ना। ये यहाँ का डिस्टेंस होगा एल कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये होगा एल साइन थीटा, ये एंगल है थीटा। तो ये एन के साथ थीटा एंगल बन गया। तो देखो, अगर मैं मोमेंट ले लूं फोर्स का, तो एक फोर्स ये एक एन है, एम जी, इस इधर से एम जी जा रहा है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इधर ले लिया। अच्छा ये बेंड हो गया, ऐसा नहीं है, ये तो वर्टिकल होना चाहिए। हाँ, एम जी इस पॉइंट से काम कर रहा है। फिर दिखाता हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन है इस तरफ। हाँ, साइकिल इस एंगल में साइकिल है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, तो यहाँ से वर्टिकली एम जी काम करेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन काम करेगा इस तरफ, और ये होगा एन। तो अगर मैं मोमेंट ले लूं फोर्स का, देखो इसी पॉइंट के हिसाब से ये एन साइकिल को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड मोमेंट ऑफ एन, सम ऑफ देम मस्ट बी जीरो, या मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो एंगल है, हाँ मैंने इस एंगल को थीटा दिया है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, हाँ, और ये एंगल है 13 डिग्री। ये जो 13 डिग्री है, ये है वही 13 डिग्री। तो ये तो आया एल साइन थीटा, और ये एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, ये एफ इंटू एल साइन थीटा, ठीक है ना। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फ्रिक्शन का ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस तो नहीं, ए एल कॉस थीटा है, ठीक है। तो एफ इंटू एल कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो एन से ये लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है, और ये डिस्टेंस है एल साइन थीटा, ठीक है। तो एन इंटू एल साइन थीटा, तो एफ है 0.6 एन, एल एल तो कट गया, तो इक्वल टू एन टैन थीटा, तो एन भी कट जाएगा,
तो tan थीटा आ जाएगा 0.6, tan थीटा आ गया 0.6। अब इधर से निकालना पड़ेगा tan इनवर्स 0.6 कितना है, ये 30.96, सो थीटा नियरली इक्वल टू 31 डिग्री, 30.96 है, 31 डिग्री। तो अब पूछा है कि साइकिल वर्टिकल का साथ कितना एंगल किया है, ठीक है ना। तो ये एंगल देखो, ये तो साइकिल इतना एंगल में हिल गया, और ये जो एंगल था ये 13, तो ये भी 13, सो थीटा प्लस 13 डिग्री इक्वल्स टू 44 डिग्री आता है। ये होगा आंसर, वर्टिकल का साथ इतना एंगल करेगा। ये समझ में आया? यस। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये देखो, ये हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, मैं दिखाता हूँ। ये साइकिल तो इस तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन है इस तरफ, तो इस पॉइंट के हिसाब से भी हम लोग वो मोमेंट ऑफ फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन तब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इस तरफ हम लेंगे सूडो फोर्स mv²/r, ठीक है। सूडो फोर्स एक आएगा और एक आएगा mv, ठीक है। तो ये दोनों का, ये इस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि फ्रिक्शन तो इसी पॉइंट से जाता है, फ्रिक्शन का मोमेंट 0 हो जाता है, तो एक इसका मोमेंट एक इसका मोमेंट, वो भी इक्वल करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये खुद कोशिश करना, इसी से होता या नहीं। मैं सूडो फोर्स को बिना सूडो फोर्स से करने के लिए ऐसा तरीका अपनाया। अच्छा, ये था। अच्छा, एक प्रॉब्लम, वो जितना मैंने प्रॉब्लम किया है सर्कुलर मोशन में, टॉप प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, एक ही प्रॉब्लम था, ये है टॉप प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए रोटेशनल मोशन की तरफ भागेंगे, लेकिन ये चैप्टर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, सॉरी, हाँ, सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट क्या है? ये मान लो एक बॉल को मैंने फेंका, हाँ, जैसे भार्मा सर ने बताया, तो हम लोग आज सेंटर ऑफ मास करेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट एक रेसलिंग हॉलीडे में एक बहुत अच्छा पिक्चर था, लेकिन अच्छा, बीच में मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, मान लो एक बॉल को मैंने फेंका, या कुछ और कोई चीज को मैंने फेंका, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये पैराबोला में पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ये बॉल अगर घूमेंगे, तो इसका जो सेंटर है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये हर टाइम इस पैराबोला के ऊपर रहेगा। ये मान लो घूमता है, तो ये पॉइंट जब इधर गया, ये पॉइंट इधर आ गया, तो ये पॉइंट, ये जो बॉल का ऊपर जो पॉइंट है ना, ये सब घूमता हुआ चलेंगे, लेकिन एक पॉइंट है इसमें जो ऐसे हर टाइम सेंटर में रहेंगे। ये रेस्लिंग हॉलीडे में एक पिक्चर है जिसमें एक बैट को दिखाया, हाँ, बैट घूमता हुआ चलता है, लेकिन अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ एक बार ड्रॉ करने की। तो रोटेशनल या ट्रांसलेशन दोनों मोशन में, ये एक ऐसा टेबल टेनिस बैट कुछ मान लो ऐसा है, उसमें एक पॉइंट है ये, तो बैट घूमता है, हाँ, लेकिन ये पॉइंट हर टाइम इधर रह गया, हाँ, बैट मान लो इधर और घूम गया, घूम कर ये पिक्चर बनाना बहुत
मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, ये इतना सा घूम गया, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हर टाइम इस पाथ को फॉलो करता है, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। हाँ, और सेंटर ऑफ मास का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आ, अच्छा, ये एक मेरा मेडिसिन का पैकेट है। अच्छा, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर टुवर्ड सेंटर ऑफ मास, तो इसका लीनियर मोशन होगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन एंड में लगाऊंगा तो ये रोटेट भी करेगा। ऐसा मैं टुवर्ड सेंटर ऑफ मास अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये सीधा जाएगा, हाँ, रोटेट नहीं करेगा। लेकिन किसी दूसरी जगह लगा दो तो ये रोटेट भी करेगा, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ मास। तो अब सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया? सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला है, x इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। ये है सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला किसी ने डिड्यूस नहीं किया, ठीक है। वो जो मेरा वेस्ट बंगाल वाला जो किताब है उसमें इसका डिडक्शन है। वो तो मेरा बहुत फेवरेट किताब है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे आता है। सर ये वही तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए है ना? हाँ हाँ हाँ, उसके लिए आता है। लेकिन ये फॉर्मूला हर कोई लिख देता है, लेकिन कहाँ से आया ये फॉर्मूला कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो ये उस किताब में एक तरीका दिया है, उसी से आता है। देखो बेटा, ये जो आ, अच्छा, ये एक सीएम लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं एक टू पार्टिकल सिस्टम लेता हूँ। हाँ, टू पार्टिकल सिस्टम। ये मान लो इधर मास है m1, इधर मास है m2। देखो, मास का तो कोई मोमेंट हम लोग नहीं लेते हैं, तो लेकिन फोर्स का मोमेंट होता है। तो बिना मोमेंट के कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला नहीं आता। तो ये मान लो ओरिजिन है, और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर दो पार्टिकल m1 m2 को रखा है। तो सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कि मान लो पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम। हाँ, तो इसका ऊपर मान लो m1 के और इसका ऊपर m2 के फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो ये जो दोनों फोर्स अगर 20 पार्टिकल 100 पार्टिकल है, तो हर पार्टिकल के ऊपर उसका मास का प्रोपोर्शनल एक फोर्स काम कर रहा है, एंड ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट जिस पॉइंट से जाएगा वही होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट इधर से जाएगा ना, m1 प्लस m2 इंटू के। ये दोनों पैरेलल फोर्स है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? हम लोग का पास है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा। तो अगर अल्फा 0 होगा तो ये एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है। तो ये दोनों फोर्स जो है, इसका रिजल्टेंट किधर से जाएगा? जो फोर्स जो फोर्स ज्यादा है उसका नजदीक से जाएगा। एक तो अल्फा 0 होने से आर इक्वल टू पी प्लस क्यू आ जाता है, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू हो। तो ये है पी, ये है क्यू, तो ये होगा आर, जिसका मैग्नीट्यूड होगा पी प्लस क्यू। लेकिन इसका पोजीशन कहाँ होगा? तो देखो, जो काम ये पी और क्यू दोनों मिलके करेगा, ये आर खुद करेगा। तो पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोमेंट लेते हैं। ये ए और बी, ये मान लो सी है, तो सी के with respect to point C, if we take moment, then P into AC, P into AC ये clockwise है, तो माइनस दे दिया। और ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा क्लॉकवाइज है? हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो प्लस Q इंटू बी सी इक्वल टू R इंटू 0, क्योंकि डिस्टेंस 0 है ना।
तो इसी हिसाब से आ जाता है कि P इंटू ए सी इक्वल टू क्यू इंटू बी सी। जो फोर्स ज्यादा है उसका नजदीक रहता है, ठीक है, रिजल्टेंट। इधर भी ऐसा हुआ, इसको मैंने ज्यादा ले लिया तो इधर दिखा दिया, तो ये होगा सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास क्या है कि इफ वी इमेजिन दैट पैरेलल फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू द mass of each particle are acting, then the resultant of all such parallel forces passes through a fixed point. That fixed point is called center of mass. समझ में आ गया कि हम लोग को एक फोर्स के कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। विदाउट द फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे तो सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया आयुष? यस सर। हम्म। सर तो वहाँ पे टॉर्क वहाँ पे 0 किया। हाँ, इधर 0 तो किया, और टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, हाँ, ये टॉर्क 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्योंकि ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो 0 ही है, तो रिजल्टेंट का तो 0 आ गया इधर। तो अब इधर क्या होगा, देखो, ये जो रिजल्टेंट इनटू, मान लो इसका डिस्टेंस यही है ना xcm, और ये डिस्टेंस मान लो x1 है, यहाँ से इतना तक, और यहाँ से ये तक ये डिस्टेंस है x2, ठीक है। तो देखो, ये रिजल्टेंट जो जितना टॉर्क क्रिएट करेगा m1 प्लस m2 k इंटू xcm, है ना, इतना टॉर्क क्रिएट करता है ये। तो ये कंपोनेंट फोर्स दोनों मिलके वही टॉर्क क्रिएट करेगा। तो m1 के x1 प्लस m2 के x2। आप ये केमिस्ट्री का जो रेडिकल की तरफ, और रेडिकल नहीं, उसको क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन बनाने के लिए हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड देते हैं, कैटालिस्ट, हाँ, ये के हो गया कैटालिस्ट। अब देखो के तो कट जाएगा ना, तो m1 प्लस m2 इंटू xcm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। तो xcm आ गया ना, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया, फॉर्मूला आ गया। तो ये फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो टाइम कितना था, 8 नहीं 8:20 तक है। तो ये समझ में आया? तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, हाँ, और देखो, ये एक नाव वाला प्रॉब्लम है, एक बोट के ऊपर से मैं जा रहा हूँ, हाँ। तो आप पूछता है कि बोट कितना दूर जाएगा, ठीक है ना। मैं ये बोट के ऊपर से मैं जा रहा हूँ, इधर से मान लो ये 60 kg इस आदमी का वेट है, ये बोट का है 200 kg, इसका लेंथ है मान लो सिर्फ कितना 3 मीटर ले लेता। ये अगर इधर जाएगा तो बोट कितना पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाता है, देखो ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है ना, इधर है m1, इधर है m2, ठीक है। तो इसके ऊपर तो फोर्स मैंने ऐसे दिखाया, तो ये सेंटर ऑफ मास इधर है, ठीक है ना, ये है सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं मोमेंट सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ले लूं, टेकिंग मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इधर तो m1 प्लस m2 इंटू के। तो इधर देखो कितना आएगा, ये m1 इंटू ए सी इक्वल टू m2 इंटू बी सी हो गया ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मैंने मोमेंट ले लिया। तो इसको मैं लिखता हूँ m1 इंटू
x1 इक्वल टू m2 इंटू x2। तो अगर बाहर वाला कोई फोर्स नहीं काम करेगा, ये पार्टिकल थोड़ा सा इधर लाया, ये पार्टिकल थोड़ा इधर आ गया, क्यों क्या? ये मान लो ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ड्यू टू दिस फोर्स ये पार्टिकल थोड़ा इधर चला गया, ये पार्टिकल थोड़ा इधर चला गया। तो ये तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह रहेगा। तो m1 डेल्टा x1 इक्वल टू m2 डेल्टा x2। इसी से ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मान लो ये 60 kg ये इधर चलाया और बोट इधर x डिस्टेंस चला गया, बोट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है x। तब ये 60 kg वाला, तब बोट तो इधर, ये 60 kg वाला पूरा इधर आ गया, बोट के एंड में आ गया। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इंटू 60 kg इक्वल टू ये बोट का डिस्प्लेसमेंट इंटू 200 kg। समझ में आया? तो देखो, मान लो बोट इधर x चला गया, तो ये इधर तो a भी x होगा ना। तो 60 kg वाला कितना गया? 60 kg वाला 3 माइनस x इतना चला गया, 200 kg चला गया x। तो यहाँ से देखो x आ जाएगा, तो ये 180, अच्छा ये तो x, चलो माइनस 60x इक्वल टू 200x। तो 260x इक्वल टू 180। तो यहाँ से x आ जाता है 118/26, तो 9/13। ठीक है ना? तो बोट इतना जाएगा। ठीक है, इस समझ में आया? यस सर। हाँ, एक धर्म में एक प्रॉब्लम है। देखो, एक ऐसा मापिक एक बेलून है, यहाँ से एक लैडर, और लैडर का नीचे, हाँ इसका मास दिया है m। इधर एक मंकी है, मंकी का मास दिया है स्मॉल m। तो ये मंकी अगर ये l लेंथ उड़ जाकर इधर चला आए, तो ये बेलून कितना नीचे जाएगा? इधर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मान लो कि ये बेलून का थोड़ा x, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मंकी का डिस्प्लेसमेंट होगा l माइनस एक्स, और m का डिस्प्लेसमेंट होगा x। ये दोनों को इक्वेट करो, इसीलिए आ जाएगा ये कितना दूर जाएगा। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास का जो बाकी डिडक्शन है वो मैं देखता हूं। ठीक है, तो सर एक वो वेज वाला प्रॉब्लम भी होता है ना, जिसमें जब एक ब्लॉक स्लाइड करता है, फिर एक मूवेबल वेज के अराउंड। हाँ हाँ हाँ, वो है एक प्रॉब्लम, उसमें भी ये सेम है। अच्छा, वो मैं एक अच्छा प्रॉब्लम याद आ रहा है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि उसको खोज के निकालना पड़ेगा। ये वेज भी मूव कर रहा है, वहां पर 2-3 आदमी है वो भी मूव कर रहा है, तब क्या होगा, कैसे करना पड़े। ठीक है, तो उसमें जैसे ब्लॉक नीचे जाए वैसे सेंटर ऑफ मास भी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसे ही है ना? हाँ ऐसा कुछ है। तो ये सब प्रॉब्लम इस तरीका से हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये ऐसा एक बॉडी है, एम1 एम2 बहुत सारे मासेस है, तो इसमें तो XYZ 3 आएगा। ठीक है ना? तो इसमें तो क्या होगा, एक सी एम होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, अच्छा नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। तो अगर मैं एक ऐसा कुछ बॉडी ले लूं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, एन पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा? तो सेंटर ऑफ मास का XYZ 3 कोऑर्डिनेट होगा ना। तो एक सीएम कितना होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1
प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn टोटल मास होगा। टोटल मास को अगर मैं M लिख दिया तो M XM XCM नहीं XCM नहीं रहने दो इसको, तो M1 X1 प्लस M2 सर 1 X2। मिनट है केवल, लिंक आगे का भी हाँ है हाँ सर। हाँ 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 हाँ, तो यस आगे सर। चले जाएंगे, ये रुकेगा तो आगे चले जाएंगे। डिवाइडेड बाई टोटल मास। हाँ, तो M इक्वल टू है M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn। ठीक है, तो XCM ऐसे आ जाता है, तो YCM कितना आएगा? M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस MnYn डिवाइडेड बाई टोटल मास। ZCM ऐसे ही आएगा। अच्छा, 1/m को ऐसे लिख लेता हूँ, M1Z1 प्लस M2Z2 प्लस MnZn। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? RCM कैसा होगा? RCM होगा, देखो, I कैप XCM प्लस J कैप YCM प्लस K कैप ZCM, ऐसे होगा। तो देखो XCM के अंदर क्या है? XCM के अंदर है M1X1, तो देखो I कैप XCM में क्या है? M1X1 है, ठीक है ना, 1/m तो आएगा। फिर I कैप, देखो I M1 के साथ I कैप X1 आएगा, हाँ, J के साथ J X1 ऐसे आएगा। देखो M1 इंटू I कैप X1 प्लस J कैप Y1 प्लस K कैप Z1 ऐसे आएगा ना, क्योंकि XCM को I कैप से मल्टीप्लाई करो, तो इधर I कैप आ जाएगा, I कैप X1 I कैप X2 I कैप X3 I कैप Xn ऐसा आएगा। Y के साथ J कैप है, तो इधर M1 J कैप Y1 M2 J कैप Y2 Mn J कैप Yn ऐसे आएगा। तो अगर मैं इधर से M1 और Z से इसके साथ K जुड़ा हुआ है, ये तीनों जगह से हम लोग M1 को चूज करेंगे, तो M1 इंटू ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये इधर से XCM इधर I कैप लिख दिया, तो इधर I कैप आ जाएगा। इधर मैंने J कैप लिख दिया YCM के साथ, तो इधर M1 J कैप आ जाएगा, और इधर K कैप इंटू Z1। तो M1 को कॉमन लेने से ऐसा आएगा, फिर M2 को कॉमन लेने से इसका अंदर क्या आएगा? I2X2 प्लस I कैप X2 प्लस J कैप Y2 प्लस K कैप Z2, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। और Mn जो nth पार्टिकल है उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ आएगा I कैप Xn प्लस J कैप Yn प्लस K कैप Zn, ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब है ये आता है 1/m इंटू M1, ये आर पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट 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 Mn Rn, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। तो CM का पोजीशन वेक्टर ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसी से हम लोग को पास फॉर्मूला आ गया RCM इक्वल टू M इंटू M1 R1 प्लस M2, ये M नीचे था, M2 R2 प्लस Mn Rn। तो अब मैं M को उधर ले लेता हूँ, M RCM
इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 mn ठीक है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो m इंटू drCm बाई dt इक्वल्स टू m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस mn drm बाई dt। तो ये हो गया ना m इंटू pcm इक्वल टू m1 v1 प्लस ये तो वेलोसिटी आ गया हर पार्टिकल का mn vn ठीक है vn ये आ गया। तो इसको फिर इसका एक नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा m इंटू acm इक्वल टू a1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an ये आ गया। तो आप देखो ये नेट फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 प्लस नेट फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2 ऐसे आ जाता है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर n ठीक है। तो ये आ जाता है MSM बाद में लिखेंगे। तो अच्छा इसको मैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास लिख देता हूँ। तो आप देखो ये जो इतना पार्टिकल है अगर उनमें से पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को अगर हम लेंगे पार्टिकल 2 मान लो इसको ऊपर F1 इस तरफ काम कर रहा है ये F1 मैंने लिया ये एक्सटर्नल फोर्स ठीक है ना F1 एक्सटर्नल और इसके ऊपर मान लो इस तरफ F2 एक्सटर्नल काम कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स ठीक है। और लेकिन ये दोनों के बीच में एक इंटरनल फोर्स भी आ सकता है F12 एंड F21 ये है इंटरनल फोर्सेस ठीक है ना। तो इंटरनल फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है। तो नेट फोर्स ऑन ऑन M1 एंड M2 अगर दो पार्टिकल होगा तो ये कितना आ जाएगा देखो F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल ठीक है ना। क्योंकि ये जो इंटरनल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट दो पार्टिकल को एक साथ अगर कंसीडर करेंगे तो ये दोनों फोर्स कट जाएगा। तो ऐसा इन पार्टिकल्स है इसको 1 के साथ 2 1 के साथ 3 1 के साथ 4 ऐसा मैंने बहुत सारे पेयर बना सकते हैं फॉर ईच पेयर इंटरनल फोर्सेस सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू 0। सो इंटरनल फोर्सेस कट जाता है तो ये जो फोर्स आता है हाँ ये F1 प्लस F2 हाँ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn ये फोर्स आ गया है टोटल एक्सटर्नल फोर्स हाँ इसको मैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स लिख देता हूँ। तो ये जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स तो हम लोग को पास देखो ये जो इक्वेशन है FCM इक्वल टू दिस FCM क्या है ये मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं ना F एक्सटर्नल इक्वल्स टू M इंटू ACM। इसका मतलब है टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली एज इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ठीक है ना। तो MACM तो इसको मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट दे सकता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ में एक बॉडी को लेकर हम लोगों ने इक्वेशन निकाला F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये n पार्टिकल अगर रहेगा तो भी सेम रिलेशन आ जाता है m है टोटल मास तो F एक्सटर्नल इक्वल टू MACM। अच्छा अब मैं लेता हूं कि इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू 0
एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। कोई फोर्स नहीं लगाया, पार्टिकल से आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने से क्या होगा, ए सी एम इक्वल टू, तो ए सी एम इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। तो ए सी एम 0 का मतलब है भी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 5, 10, 100 कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा। तो ये जो इक्वेशन 1 इसको मैं बना के रखा था, एम इंटू वी सी एम, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो ये तो पार्ट कांस्टेंट हो जाता है। इधर से क्या आता है, ये सम ऑफ ऑल मोमेंट, ये जो सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। तो देन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस जितना सा पार्टिकल है हर एक का मोमेंटम को ऐड करने से 0 आ जाता है। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये आ गया। अच्छा, आप एक और चीज देखना है कि ये तो पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल उधर, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा तो हम लोग को पास तो मिला कि आर सी एम इक्वल टू ऐसा आया 1/m, ठीक है ना, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 ऐसा आया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ m, समेशन ऑफ m r i ऐसे लिखता है ना, i इक्वल टू 1 to n, ऐसा है। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, continuous distribution of mass, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आर सी एम इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डीएम। एक छोटा सा पार्टिकल, उसका मास है डीएम, कुछ डिस्टेंस में है, आर डिस्टेंस में है, तो तब ये समेशन को हम कैलकुलस की नोटेशन से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउ इफ we take the origin at CM, सेंटर ऑफ मास में अगर ऑरिजिन ले लेंगे तो आरसीएम 0 हो जाएगा। आरसीएम इक्वल टू 0, वेक्टर साइन दो नहीं दो फिर भी ये तो 0 ही होता है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन, अच्छा इसमें वेक्टर साइन देना पड़ेगा, आर डीएम इक्वल टू 0। तो ये जो आर है देखो एक पार्टिकल का, इसमें क्या क्या है, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ठीक है ना, इंटू डीएम इक्वल टू 0। तो देखो ये आई कैप वाला पार्ट जे कैप वाला पार्ट को तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो 0 लाने के, तो 0 होने के लिए क्या होगा, देन एक्स डीएम ये अलग से 0 होगा, होना चाहिए, इंटीग्रेशन एक्स डीएम, इंटीग्रेशन वाई डीएम इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन जे डीएम भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्योंकि एक्स वाला पार्ट तो वाई वाला पार्ट को कैंसिल कर नहीं सकते, तो इसलिए फॉर ए होमोजेनियस बॉडी ऑफ रेगुलर शेप्स लाइक रिंग्स, डिस्क, स्फीयर्स, cylinders, rod, etc., the center of mass is at the geometrical center of such a body. क्या कहा, पर होमोजेनियस बॉडी ऑफ रेगुलर, हाँ जैसे कि रॉड, रिंग एक्सेट्रा, इसके जो जियोमेट्रिकल सेंटर है उसी में सेंटर ऑफ मास रहता है। तो एक रॉड के लिए देखता हूँ, देखो रॉड के लिए ये एक रॉड है, तो इसका जियोमेट्रिकल सेंटर कहाँ हुआ, एकदम मिड पॉइंट में, ठीक है ना। तो इधर, तो इसको अगर मैं ओरिजिन ले लेता हूँ तो देखो इधर एक्स डी एक्स में
x डिस्टेंस में एक dm मिलेगा। हाँ, और इधर देखो -x डिस्टेंस में एक -x डिस्टेंस में एक dm मिलेगा। ठीक है, तो होमोजीनियस बॉडी, सेम थिकनेस। तो ये नेट कंट्रीब्यूशन टू x dm, समेशन ऑफ x dm अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर एक dm आएगा x dm, इधर एक आएगा -x dm, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसा हम तैयार लेते हुए चलेंगे तो हर एक टर्म के लिए इधर एक टर्म है, तो दोनों मिलके नेट कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सेंटर, ये जो सेंटर, ये रॉड का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, हाँ, इसको अगर हम ओरिजिन मानेंगे तो समेशन ऑफ x dm 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है यही होगा ना सेंटर ऑफ मास। तो फॉर ज्योमेट्रिकल शेप, जो रेगुलर शेप का बॉडी है, उसका सेंटर, जैसे कि एक स्क्वायर प्लेट होने से इसका जो सेंटर है उधर ही आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब हम लोग ये सेंटर ऑफ मास वाला तो हो गया, इसका कुछ प्रॉब्लम हम लोग को करना चाहिए। वो जब प्रॉब्लम करूंगा तभी करूंगा, आज तो मैं प्रॉब्लम सिलेक्ट करके नहीं रखा, तो मैं अभी रोटेशनल मोशन में चला जाता हूँ। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास में हम लोग को याद रखना चाहिए कि RCM, हाँ, इक्वल टू 1/m m1 r1 प्लस m2 r2 एक्सेट्रा, और VCM में भी आ जाएगा 1/m m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये सब याद रखने से प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये इंटीग्रेट करके जो हम लोग निकालते हैं वो भी दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब चलो रोटेशन शुरू करते हैं ना। अच्छा, अब नए चैप्टर पर जाएंगे सर। हाँ, ये चैप्टर किताब में ये सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन ऐसा करके दिया है। हाँ, एक चैप्टर में दोनों चीज है, तो सेंटर ऑफ मास तो मतलब कर अब दिया। सर्कुलर मोशन हमारा फिनिश हो गया सर ना। हाँ, वो तो पहले ही फिनिश हो गया, जब सेंटर ऑफ मास शुरू किया तब सर्कुलर तभी मोशन उसको हाँ, सेंटर मास। खत्म हो हाँ, गया। यस सर, हाँ यस हाँ, सर। सेंटर ऑफ मास से नया ओके सर। चैप्टर चालू कर दिया। ठीक है जी ना। सर, जी सर, ओके सर। हाँ, यस सर। तो अब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले तो टॉर्क आता है, जिसको हम पहले एक बार बता दिया, और या इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मान लो ये एक बॉडी ऐसे एक एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, रोटेट कर सकता है, ये इस पर एक फोर्स लगाया है। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, कितना इजीली ये रोटेट करेंगे, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, तो ये प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू आर। ठीक है ना, तो ये एफ बढ़ाएंगे तो बहुत जोर से रोटेट करेंगे, इजीली रोटेट करेंगे, आर बढ़ाएंगे तो भी इजीली रोटेट करेंगे। जैसे कि एक हेक्सागोनल नाट है, इसको टाइट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रेंज लगा देते हैं। हाँ, आ, कुछ ऐसा इसका पिक्चर है, ऐसे लगाकर
बहुत दूर से हम लोग फोर्स लगाते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं। देखो ये फोर्स जब मान लो यहाँ से इतना जाएगा, ये फोर्स इतना घुमाएगा, तब इधर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना। और इधर जो नाट को घुमाया, इधर देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना वर्क मैंने दिया है इधर, उतना ही काम मुझको मिलेगा। इधर एफ इंटू एस, इधर एस छोटा है तो फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फोर्स तो बड़ा नहीं होगा, हम लोग टॉर्क कहते हैं, टॉर्क इधर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। फोर्स बड़ा होता है, लीवर जो हम लोगों ने ट्यूब कॉइल से पानी उठाते हैं, ऐसा कुछ है, इधर पिवोटेड है, इसको हम नीचे में फोर्स लगाते हैं, और इधर एक रॉड है जो चला गया, वो पाइप के अंदर, वो आग से पानी निकलता है। तो इधर देखो इसका डिस्टेंस कितना है, ये एल है और ये है मान लो स्मॉल एल। तो ये अगर यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो ये मान लो यहाँ से इतना उठेगा, ये इतना जाएगा, ठीक है ना। तो इधर डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा है, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना कम है, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा तो इधर फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली अगर हम लोग ऐसे लीवर को देखेंगे तो लीवर सिस्टम में क्या होता है, इधर एक फोर्स हम लोग लगाते हैं, ये डिस्टेंस है एल। तो ये जो फोर्स है, ये मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, तो ये जो पिवोटेड है इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, और यह स्मॉल एस, ठीक है। यहाँ से फोर्स लगाएगा तो इधर एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना, इस तरफ। तो ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैंने एफ डैश लिखा है। तो ये जितना इधर वर्क मैंने कितना किया, एफ इंटू, ये अगर थीटा है तो एस होगा एल थीटा, ठीक है ना, एल थीटा। तो इधर देखो एफ डैश इंटू एस थीटा आ गया, तो थीटा थीटा तो कट जाएगा, ये थीटा होने से ए भी थीटा। तो ये एफ डैश कितना बड़ा हो गया, एफ डैश इक्वल टू एफ इंटू एल बाई एस। तो ये एस जितना छोटा होगा, हाँ, एस जितना छोटा होगा, ये एफ डैश उतना बड़ा होगा। तो ये है टॉर्क का कॉन्सेप्ट। तो एफ इंटू आर ये होगा, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, एफ इंटू आर, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको टॉर्क भी कहते हैं, इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ इक्वल टू सिंपली एफ इंटू आर। तो ये तो है स्केलर फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में टॉर्क के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा टॉर्क, देखो। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ से आर डिस्टेंस में, आर है वेक्टर, एक फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, फोर्स ऐसे लगाया। तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये होगा ना डिस्टेंस। तो ये अगर एंगल थीटा है, थीटा तो ऐसे लिखेंगे, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा ना। तो ये कितना होगा, ये देखो आर साइन थीटा होगा। तो ये टॉर्क, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा एफ इंटू ये फोर्स का जो नॉर्मल डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो एफ इंटू आर साइन थीटा, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये टॉर्क होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है। और ये होगा, देखो ये आर, आर से एफ की तरफ हाथ घुमाने से आता है, तो आर क्रॉस एफ आएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये मान लो आर है
और ये है एफ। तो आर का डायरेक्शन ये है और ये है एफ का डायरेक्शन। तो इसको बाहर की तरफ करोगे तो आर का डायरेक्शन आ जाएगा। तो आर से एफ की तरफ हाथ घुमाओ तो आ जाएगा, ये है आर का डायरेक्शन। आर से एफ की तरफ हाथ घुमाने से ये थाम देता है टॉर्क का डायरेक्शन। ये तो सूडो फोर्स, सूडो वेक्टर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज लेने के लिए लेता हूं कि इस तरफ टॉर्क काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कहाँ से आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कहाँ से? तो इसके लिए हम लोग रोटेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी को देखते हैं। एंगुलर भी कह सकते हैं। ये इसको निकालने के लिए, तो मान लो ये एक बॉडी है, इसको जब निकालेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप आ जाएगा। तो मान लो ये एक्सिस है, हाँ, इस बॉडी को मैंने इस तरफ ओमेगा एंगल से घुमा रहा हूँ। तो एक पार्टिकल इधर है, r1 डिस्टेंस में m1 है, तो ये तो ऐसा सर्कल में घूमेगा, ठीक है ना, छोटा सा सर्कल में। जो m2 है मान लो इधर, ये और छोटा सा सर्कल में घूमेगा, ठीक है। m2 ये 2 डिस्टेंस है, पार्टिकल इतना दूर में है, तो वो बड़ा सर्कल में घूमेगा m3 r3। तो हर एक पार्टिकल का स्पीड डिफरेंट होगा। जो नजदीक है उसका स्पीड कम होगा, क्योंकि एक टर्न में हर पार्टिकल तो 2 पाई एम में घूमता है। तो जो नजदीक है उसका डिस्टेंस कम होगा, इसका स्पीड भी कम होगा। जो दूर में है इसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? ये तो है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। ऐसा अगर n टर्म्स है तो हाफ m vm स्क्वायर। तो हाफ को मैंने कॉमन ले लिया। आप m1 v1 क्या है देखो, ओमेगा r1, ठीक है ना। तो m1 इंटू ओमेगा r1 इसका स्क्वायर प्लस m2 इंटू ओमेगा r2 m2 इंटू ओमेगा r2 इसका स्क्वायर प्लस m3 ओमेगा r3 इसका स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म mn ओमेगा rn इसका स्क्वायर, ठीक है। ये सब ऐड करने से काइनेटिक एनर्जी आ जाए। तो हर टर्म में एक ओमेगा स्क्वायर है, उसको मैंने कॉमन ले लेता हूँ। तो रह जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, और बाहर एक ओमेगा स्क्वायर है। हाँ, तो ये जो टर्म आया इसको मैं हम लोग आई कहते हैं। हाँ, तो आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसका। हाँ, आई को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है विथ रेस्पेक्ट टू दैट, ये है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये मास की सिमिलर टू मास है, क्योंकि लीनियर काइनेटिक एनर्जी जब एक बॉडी लीनियरली मूव करता है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितना आता है? हाफ m v स्क्वायर।
तो इधर देखो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी कितना आया, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी आया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो स्पीड के सिमिलर टू स्पीड है ओमेगा, और ये आई तो मास के बराबर होगा। तो आई इज द इक्विवेलेंट मास या एनालॉगस टू मास ऑफ द बॉडी इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अब ये अगर ऐसा है तो अब देखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम, तो फॉर ए सिंगल पार्टिकल, पहले हम सिंगल पार्टिकल को देखते हैं, फिर बाद में ऑब्जेक्ट को देखेंगे। फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लो इसका मास है m, हाँ, r रेडियस है, ये v इक्वल टू ओमेगा r स्पीड से घूम रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो इधर L क्या होगा, I ओमेगा होगा। तो I क्या है, I तो है m इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से एक्सिस जा रहा है तो m r स्क्वायर ओमेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं m ओमेगा r इंटू आर लिख सकते हैं। तो ये जो m ओमेगा r, ये तो ओमेगा तो इसका स्पीड v हो जाता है, तो m भी r आ जाता है। तो इसको जैसे कि एम भी को आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम तो एम भी होता है, तो लीनियर मोमेंटम को अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको मोमेंटम ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और स्पीड v, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। हाँ, ये है स्पीड v, तो ये है l। तो l कितना होगा, l देखो ये r क्रॉस एम भी हो जाता है, r क्रॉस एम भी। कैसे कि इस तरफ एम भी तो इस तरफ काम कर रहा है, ये है r, r का डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो r को बाहर करना पड़ेगा। तो ये है r का डायरेक्शन, r से v की तरफ जाओ, थाम देगा अपवर्ड डायरेक्शन। तो L इक्वल टू आर क्रॉस एम भी, तो L इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस पी। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगा, और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एल होगा R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2। इसका एप्लीकेशन शायद नहीं है, R क्रॉस PM। ठीक है, तो ये होगा इसका समेशन। अब रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, पानी। तो देखो एल इक्वल टू आता है आर क्रॉस पी। हाँ, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt,
तो दोनों का डिफरेंशिएशन, तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो dt ऐसा लिख करेंगे ना, प्लस पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सेम पोजीशन में रख कर इसको ऐसा करेंगे। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। आप देखो ये जो dp dt है, हाँ, तो dp dt इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हो गया ना फोर्स, और ये जो dr dt, देखो ये जो dr dt, ये तो हो गया v, तो dr dt क्रॉस p, इसका मतलब है v क्रॉस mv, ठीक है ना। तो ये हो गया ना, m तो स्केलर बाहर ला सकते हैं, v क्रॉस v तो 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो रह गया ये पार्ट। तो dl dt, तो dl dt कितना आता है r क्रॉस f। तो हम लोगों ने निकाला था टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f, है ना। ये इधर देखो, टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f दिखाया था, तो ये हो गया ना। तो देयरफॉर dl dt इक्वल्स टू टॉर्क, ठीक है। तो जैसे कि लीनियर मोशन में फोर्स इक्वल टू कितना आता है, फोर्स इक्वल टू आता है dp dt, तो इधर आता है टॉर्क इक्वल टू dl dt। तो इधर फोर्स जो काम करता है, फोर्स क्या करता है, एक्सीलरेट करता है, इधर टॉर्क क्या करेगा, रोटेशनल या एंगुलर एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसका बाद जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करने से अच्छा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो टाइम सिर्फ 1-2 मिनट ही बाकी है मुझे लगता है। तो आज यहीं पर रुकते हैं, हाँ, क्योंकि अभी टाइम केवल 1 2 मिनट, हाँ मिनट 1-1.5 मिनट है सर, अब नहीं हो हाँ हाँ, पाएगा। तो वो जो नेक्स्ट यस टॉपिक सर, स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं होगा। अच्छा, यस सर, जी जी हाँ। तो ये जो आज जो मैंने किया है सर्कुलर मोशन का, सब इजी प्रॉब्लम। सर्कुलर मोशन में उतना टफ प्रॉब्लम नहीं है, एक ही टफ प्रॉब्लम जी था जो साइकिल वाला, तो वो तो मैंने दिखाया, और उसको मैंने स्टूडेंट को कहा है कि ये प्रॉब्लम को फिर एक बार कोशिश करना सूडो फोर्स जी का मोमेंट लेकर। हाँ, ये जी मैंने कह दिया, mg इसी पॉइंट के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट टेक द टॉर्क, हाँ, हम हाँ mv स्क्वायर बाई हाँ, आर एन mg, उसी से यस भी थीटा आ जाएगा। तो वो मैंने यस छोड़ दिया स्टूडेंट के ऊपर करने के लिए। और ये जो रोटेशनल मोशन, जो हाँ सेंटर ऑफ मास, ये अच्छी तरह से पढ़ना। अगर कोई डाउट, अगर पढ़ेंगे तो डाउट होना चाहिए मुझे लगता है, हाँ, जी तो हाँ, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट डे पूछना, हाँ। और आयुष ने यस तो सर, लास्ट डे में पूछा था, बोला था कि कुछ रोटेशनल मोशन का वो पूछेंगे डाउट, तो बेटा आयुष हाँ नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना,